उत्तराखंड में लव जिहाद के कुछ मामले सामने आने के बाद अब तनाव बढ़ गया है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में हिंदुत्ववादी संगठनों ने 15 जून को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है और इस महापंचायत में राज्य के सामने आए लव जिहाद के मामलों को लेकर चर्चा करने का दावा किया जा रहा है। समाज ने तय किया कि भाई हम अब महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत के क्रम में ही बेसिकली कल का आयोजन है, जिसमें कि लोग स्थानीय समुदाय मिलकर के एकत्र होकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेगा। हालांकि प्रशासन ने महापंचायत के लिए परमिशन नहीं दी है और पुरोला में धारा 144 लगाने का ऐलान कर दिया है। पुरोला में लव जिहाद के मामले के बाद चिंगारी भड़की हुई है। इस तरीके से लोगों में गुस्सा है कि 15 जून को एक महापंचायत का आह्वान किया गया है। हालांकि प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि महापंचायत का आयोजन नहीं होगा। पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए पूरे शहर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार पुरोला में बुलाई गई महापंचायत को लेकर सख्त है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है और प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगी। हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में न ले और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। राज्य सरकार के सख्त लहजे के बाद भी कई संगठनों ने साफ कर दिया कि महापंचायत होकर रहेगी। धारा 144 लगाई गई है षड्यंत्र के रूप में। क्या हम इसे चुनौती के रूप में लेंगे और किसी भी हालत में उस कार्यक्रम को करेंगे। कुछ संगठनों की ओर से सोशल मीडिया पर विवादित पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समाज को पुरोला छोड़ने की धमकी दी गई है। महापंचायत के ऐलान का मसला प्रदेश से देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है और वकील शाहरुख आलम ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच से हिंदू समुदाय की महापंचायत पर रोक लगाने की अपील की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में उठाने की बात करते हुए याचिका खारिज कर दी, साथ ही इसे कानून व्यवस्था का मसला बताया। इस बीच उत्तराखंड के डीजीपी ने अराजक तत्वों को नसीहत देते हुए कहा कि कोई भी पुलिस के काम में बाधा न डाले। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरोला में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। महापंचायत और लव जिहाद के मसले पर उत्तराखंड की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले पर सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल खड़े किए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की धामी सरकार को राजधर्म याद दिलाते हुए बेगुनाहों को सुरक्षा मुहैया कराने की नसीहत दी। जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने भी इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उत्तरकाशी में मुसलमानों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने का मुद्दा उठाया है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि देश सबका है और सबको कहीं भी रहने का हक है। उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है या वो उत्तरकाशी उनका नहीं है, सबका है, हिंदुस्तान है उसका मालिक। पुरोला में कुछ दिन पहले एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण हुआ था, जिसका आरोप मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों पर लगा था। उस घटना के बाद से ही वहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुरोला में शांति स्थापित रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। गुरुवार को बुलाई गई महापंचायत से पहले पुलिस ने पुरोला के आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा रखी है और आज शाम को पुरोला मार्केट में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के साथ ही पुलिस की तरफ से लोगों को इलाके में धारा 144 लगे होने की सूचना दी गई। पुलिस की टीम शहर के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुई है। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, ताकि अगर कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो उस पर तुरंत लगाम लगाई जाए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 3 साल बीत गए। 3 साल पहले आज ही के दिन यानी 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की लाश मुंबई के बांद्रा में उन्हीं के फ्लैट में मिली थी। 3 साल बाद भी ये रहस्य बरकरार है कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, एनसीबी, ईडी और सीबीआई ने अपने अपने स्तर पर मामले की जांच की। इनमें से सीबीआई और ईडी की जांच अभी तक जारी है और एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़ा जो केस बनाया था वो केस इस समय कोर्ट में है।
अभी तक की जांच के बाद भी सीबीआई ये पता नहीं लगा पाई है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। वहीं ईडी सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स और पैसों में हेरफेर के आरोपों की भी जांच कर रही है। एनसीबी ने इस मामले में ड्रग्स की बात सामने आने के बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया था। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत कई आरोपियों को जेल में लंबा समय भी काटना पड़ा था, लेकिन ड्रग्स के मामले में पकड़े गए सारे आरोपी आज की तारीख में जमानत पर बाहर हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस महीने 18 जून को मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका दौरे के कारण ये कार्यक्रम इस बार पहले प्रसारित होगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नामांकन के चौथे दिन भी हिंसा हुई। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ। मंदिरों के बाद अब ग्रेटर नोएडा की हिमसागर सोसाइटी में ड्रेस कोड लागू किए जाने का मामला सामने आया है। सोसाइटी एसोसिएशन ने अपने निवासियों को लुंगी और नाइटी पहनकर सोसाइटी में टहलने पर रोक लगा दी है। महिला अपना पहन सकती है ठीक से कोई कपड़ा, लेकिन नाइटी पहन के घूमना तो सामाजिक नहीं है। जबलपुर में हुई प्रियंका की रैली में गदा लगाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। राजनाथ सिंह ने प्रियंका को मौसमी हिंदू बताया, तो वहीं कमलनाथ ने अब बीजेपी पर पलटवार किया। अगर गदा लगाई तो क्यों किसी को परेशानी होती है? हिमाचल प्रदेश की मंडी में भूस्खलन की घटना से हड़कंप मच गया। सड़क पर खड़ा एक रोलर भूस्खलन की चपेट में आ गया, लेकिन जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। रूस से कच्चे तेल की पहली खेप मिलने के बाद पाकिस्तान को एलपीजी की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। रूस ने ट्रेन से एलपीजी को पहले उज्बेकिस्तान पहुंचाया, जिसके बाद रूसी एलपीजी कार्गो का पहला बैच खैबर पख्तूनख्वा के तोरखम बॉर्डर से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 10 एलपीजी टैंकर पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि बाकी के आने वाले हैं। रूस से एलपीजी की पहली खेप तोरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई है। रूस से एलपीजी पहले रेल के जरिए उज्बेकिस्तान पहुंचाई गई। उज्बेकिस्तान से एलपीजी टैंकर्स के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई गई। इससे पहले रूस ने 45,142 मीट्रिक टन कच्चा तेल एक जहाज के जरिए कराची पहुंचाया था, जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद। इसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि भारत और रूस के संबंधों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, लेकिन हकीकत तो यह है कि रूस बार बार कहता रहा है कि वो भारत के हितों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के साथ रक्षा और व्यापारिक संबंध नहीं बनाएगा, जबकि खुद पाकिस्तान अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अब भी IMF की मदद चाहिए, वरना वो डिफॉल्ट कर जाएगा। हालांकि इन सब के बावजूद भारत को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की रणनीति पर चलते हुए अमेरिका और रूस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने हाल के कुछ सालों में रूस से आधुनिक हथियारों की खरीद में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई है। अप्रैल 2018 में पाकिस्तान ने रूस से Mi-35M लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, जबकि पाकिस्तान रूस से Su-35 लड़ाकू विमानों की डील को भी आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान और रूस एक साथ मिलकर तेल और गैस की सप्लाई के लिए 2 पाइपलाइन बनाने पर भी बातचीत कर रहे हैं। ये प्रस्तावित पाइपलाइन 1100 किलोमीटर लंबी होगी, जो पाकिस्तान के कराची से शुरू होकर पंजाब प्रांत तक जाएगी। अगर ये पाइपलाइन शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान का ऊर्जा संकट दूर हो जाएगा और रूस से उसकी व्यापारिक दोस्ती और मजबूत होगी। वैसे भी रूस और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध हाल के कुछ वर्षों में काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। पिछले 25 सालों में रूस को पाकिस्तान से होने वाले सालाना निर्यात में 13.7% का उछाल आया है, जबकि रूस ने साल 2021 में ही पाकिस्तान को 49.8 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा दाल, चावल और गेहूं का निर्यात शामिल है। Z News।